गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है, ज्ञान का वर्गीकरण का क्या आवश्यकता है, ज्ञान का वर्गीकरण का क्या आवश्यकता है और किस आधार पर ज्ञान को हम वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन है ज्ञान के वर्गीकरण का क्या आवश्यकता है, किस आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत करते हैं। यानी कि ज्ञान के क्या आवश्यकता है, हम ज्ञान को वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, इसका क्या आवश्यकता है और इसको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यही क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज का क्या नेसेसिटी है, कैटेगराइज नॉलेज की कैटेगराइजेशन, ऑन व्हाट बेसिस यू कैन कैटेगरी विद, और किस आधार पर हम नॉलेज को बांटते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन कह रहा है, हम जानते हैं कि ज्ञान एक चुंबक की भांति होता है। ज्ञान कैसा होता है, एक चुंबक की भांति होता है जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आसपास की सूचना क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। और पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन, अनुभव प्राप्त करने में पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है। और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। कह रहा है पृथ्वी पर एक ऐसा मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चिंतन, मनन, मंथन, अनुभव प्राप्त करने से ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस तथ्यों को, नए तथ्यों को से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिए, ज्ञान को वर्गीकृत इसलिए करना चाहिए कि ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं। यदि हम सभी ज्ञान का अध्ययन एक साथ करेंगे तो ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे। ज्ञान की वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानव को माना जाता है। किसको माना जाता है, मानव को, जो अपनी आवश्यकता के आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत करते हैं। ज्ञान और विद्यालय पाठ्यचर्या, ज्ञान के विविध स्वरूप समाज में प्रचलित है। ज्ञान के विविध स्वरूप समाज में प्रचलित है, जिनको विविध नामों से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चिकित्सकीय ज्ञान, भौतिक ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, गृह विज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, नैतिकता का ज्ञान एवं आदर्शवादी ज्ञान आदि। इन सभी प्रकार के ज्ञान का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना होता है। क्या चीज़ होता है, मानव का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यही होता है कि बालक का कोई क्षेत्र विकास से वंचित न रहे। अतः ज्ञान का स्वरूप विद्यालय में संगठन होना चाहिए, विद्यालय में श्रेष्ठ संगठन होना चाहिए। ज्ञान का स्वरूप कैसा होना, विद्यालयों में श्रेष्ठ संगठन होना चाहिए। विज्ञान का ज्ञान उसको सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विद्यालय में ज्ञान को संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि ज्ञान का स्वरूप उपयोगी, सरल एवं स्वाभाविक रूप में प्रदर्शित हो। ज्ञान का विज्ञान कैसा होना चाहिए, यानी कि विज्ञान का ज्ञान उसको सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के रूप में प्रदान किया जाता है कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विद्यालय में ज्ञान को उसके संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि ज्ञान का स्वरूप उपयोगी, सरल एवं स्वाभाविक रूप में प्रदर्शित हो। उपयोगी, सरल एवं स्वाभाविक रूप में प्रदर्शित होता था, छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सके, जिसके कारण छात्र का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो सके। ज्ञान का वर्गीकरण या श्रेणीकरण क्या होता है, देखिए,
ज्ञान का वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का क्या कैटेगरी है? देखिए, ज्ञान का वर्गीकरण का आशय है कि ज्ञान के विविध स्वरूप, उपयोग एवं आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकृत करने से है। प्रायः आधुनिक अवस्था में ज्ञान के वर्गीकरण के विविध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान के विविध शाखाएं विज्ञान के संबंधित ज्ञान को प्रस्तुत करती है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि। ये सभी विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। सब किसके में जाने जाते हैं? विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार गृह विज्ञान कृषि विज्ञान के क्षेत्र पृथक हो जाता है। इसी प्रकार गृह विज्ञान कृषि विज्ञान के क्षेत्र से अलग हो जाता है, यानी कृषि विज्ञान के ही अंतर्गत गृह विज्ञान को अलग किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास एवं भूगोल को सम्मिलित किया जाए। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में किसको, या सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास एवं भूगोल को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी विषय पृथक रूप में भी अपना अस्तित्व रखते हैं, परंतु एक साथ मिलकर सामाजिक अध्ययन कहलाते हैं। यानी अलग अलग यह भी विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सब अलग अलग विषय है, सबको लेकर एक साथ सामाजिक अध्ययन कहते हैं। इस प्रकार यह देखा जाता है कि ज्ञान का वर्गीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है। इसका उचित रूप में वर्गीकरण करके विद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करना कठिन है। कह रहा है इसका उचित रूप में वर्गीकरण करके विद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करना कठिन है कार्य है, परंतु इसका वर्गीकरण वर्तमान समय की आवश्यकता का अनुरूप होता है। क्या होता है? वर्तमान समय के आवश्यकता का अनुरूप होता है। इसका लाभ विद्यालय, छात्र, शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था को पहुंचता है। इसका लाभ किसको मिलता है? विद्यालय को, छात्र को, शिक्षक को एवं शिक्षा व्यवस्था को पहुंचता है। ज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में कह रहा है, ज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में प्रोफेसर एस.के. दुबे लिखते हैं कि ज्ञान का वर्गीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है। ज्ञान का वर्गीकरण क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है, जिससे विद्यालय स्तर पर छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान का निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाता है। क्या होता है? निश्चित स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, जो कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में? पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया के रूप में प्रस्तुत। इस प्रकार ज्ञान के वर्गीकरण पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, ज्ञान का वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए, ज्ञान का वर्गीकरण की प्रक्रिया को किस आधार पर संपन्न किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान का वर्गीकरण ज्ञान की भांति एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। ज्ञान का वर्गीकरण ज्ञान की भांति एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए उन आधारों का चुनाव करना चाहिए जिससे यह वर्गीकरण सफल माना जाए। आज प्रत्येक अभिभावक विद्यालय एवं विद्यालय ज्ञान से यह अपेक्षा रखता है कि उसके बालक का सर्वांगीण विकास हो, यानी बालक के क्या हो? सर्वांगीण विकास, तथा बालक को समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करा। समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रसिद्धि प्राप्त हो। ज्ञान का वर्गीकरण उन सभी अपेक्षाओं एवं मान्यताओं के आधार पर कह रहा है, ज्ञान का वर्गीकरण उन सभी अपेक्षाओं एवं मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि वह समग्र रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समग्र रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। जिसके लिए इस वर्गीकरण पर एक समग्र एवं सार्वभौमिक पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। एक ऐसा आधार होना चाहिए जिसके लिए वर्गीकरण एक समग्र एवं सार्वभौमिक पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकते। पहला है ज्ञान का वर्गीकरण का आधार। देखिए, ज्ञान का वर्गीकरण का आधार देखिए, पहला है दार्शनिक आधार। ज्ञान का वर्गीकरण का प्रमुख आधार दार्शनिक
विचारधाराओं को माना जाता है। दार्शनिक विचारधाराओं का अस्तित्व समाज में हो या न हो, परंतु ज्ञान का विकास एवं संगठन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का मतलब समाज में इसका अस्तित्व में हो कि नहीं, दार्शनिक विचारधारा का अस्तित्व समाज में हो या न हो, परंतु ज्ञान का विकास एवं संगठन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में एक छात्राध्यापक को आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एवं परियोजनवादी विचारधाराओं को कह रहा है परियोजनवादी विचारधाराओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग करके छात्राध्यापक द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। कह रहा है इसका उपयोग करके छात्राध्यापक द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यदि एक छात्र को आदर्शों से निष्कासित कर दिया जाए तो उसका ज्ञान घातक सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब अगर उसका आदर्श के अपोजिट ले जाया जाए तो वह उसका ज्ञान बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। जैसे देखिए कि आतंकवादी संगठनों के पास आदर्श रहित ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वह हिंसा के लिए करता है। किसके लिए करता है? हिंसा के लिए करता है। यदि उनके ज्ञान में आदर्शों को डाल दिया जाए, क्या चीज़ को? आदर्श को डाल दिया जाए, तो वह आतंकवादी ज्ञान का सदुपयोग करके गरीबों की रक्षा करेंगे। अतः प्रत्येक स्थिति में दार्शनिक विचारधाराओं को उनकी आवश्यकता, उपयोगिता एवं समसामयिकता के आधार पर स्थान पर होना चाहिए। किसके आधार पर? विचारधाराओं के उनकी आवश्यकता, उपयोगिता एवं समसामयिकता के आधार पर स्थान प्राप्त होना चाहिए। इससे ज्ञान का वर्गीकरण समग्र एवं सार्वभौमिक बन सकेगा। कह रहा है इसके ज्ञान का वर्गीकरण क्या होगा? समग्र एवं सार्वभौमिक बन सकेगा। दूसरा है सामाजिक आधार, सोशल बेसिस क्या होता है? ज्ञान का वर्गीकरण सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर की जानी चाहिए। जैसे भारतीय समाज में प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को सामाजिक कुशलता प्रदान करने के लिए विद्यालय में भेजता है, जिससे उसका समाज में सम्मान प्राप्त हो सके। इस आधार पर पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं विषयों का वर्गीकरण भी उस रूप में होना चाहिए। कह रहा है इसी के आधार पर समाज में उसका पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं विषय का वर्गीकरण भी होनी चाहिए। जो सामाजिक नियम व परंपराओं के अनुरूप हो। इस आधार पर पाठ्यक्रम में उन कहानियों, कविताओं एवं निबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो कि सामाजिक मूल्यों एवं गुणों को शिक्षा प्रदान करती है। तीसरा है राजनीतिक आधार। देखिए पॉलिटिकल बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण में राजनीतिक व्यवस्था को ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक मूल्य पर आधारित हो। भारतीय विद्यालय समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। भारतीय विद्यालय में क्या? समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। शैक्षिक अवसरों की समानता एवं सार्वभौमिकरण शिक्षा की व्यवस्था में कह रहा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता एवं सार्वभौमिकरण शिक्षा की व्यवस्था। किसका? सार्वभौमिकरण शिक्षा की व्यवस्था में सभी व्यक्ति ज्ञान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वचनबद्ध हो। ज्ञान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वचनबद्ध हो तो निश्चित रूप में इन सभी तथ्यों पर ज्ञान की वर्गीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आधार, नेचुरल बेसिस। उस पर बैठ। प्रकृति व्यवस्था में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग वर्गीकरण में उचित रूप में किया जाता है। किसके? उचित रूप में किया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी ज्ञान। कैसा? प्राथमिक स्तर पर प्रकृति पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा उनको बताया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वर्गीकरण में उचित रूप में किया जाना चाहिए। वर्गीकरण में इसका क्या? उचित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।
जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा उनको बताया जाता है कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, यानी प्रकृति में जो संसाधन है उसका उपयोग हम किस प्रकार करेंगे यह बताया जाता है। ये संसाधन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इस प्रकार का ज्ञान को पृथक विषय पर्यावरणीय शिक्षा, परिवेशीय शिक्षा एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी शिक्षा आदि रूपों में विभक्त करना चाहिए। कह रहा जो हमारे प्रकृति के जो संसाधन है इसको 2-3 भाग में जैसे अलग करना चाहिए, जैसे पर्यावरणीय शिक्षा, परिवेशीय शिक्षा एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी शिक्षा आदि रूप में विभक्त करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान का वर्गीकरण में प्राकृतिक व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान देना है। इस प्रकार क्या प्रकृति व्यवस्था में पूर्ण रूप से इसको ध्यान देना चाहिए। आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेसिस, ज्ञान के वर्गीकरण को आर्थिक आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। ज्ञान का विविध रूप आर्थिक विकास से संबंधित होता है। कैसा होता है? आर्थिक विकास से संबंधित होता है। वर्तमान भौतिकवादी युग में अर्थ को प्रधानता प्रदान की जाती है। क्या अर्थ यानी रुपया को प्रधानता प्रदान की जाती है, इसलिए विशेष औद्योगिक व्यवस्था के संदर्भ में ज्ञान को वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए इसको अलग अलग बांटकर अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विविध प्रकार के उद्योग धंधों का प्रदान किया जाना है, यानी प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे वह समझ सके कि औद्योगिक विकास जीवन में रोजगार तथा धनार्जन के लिए आवश्यक है। जीवन में रोजगार और धनार्जन के लिए आवश्यक है। इस आधार पर छात्र ज्ञान को रुचिपूर्ण ढंग से स्वीकार करेंगे। इसके लिए वह क्या करेंगे? रुचिपूर्ण ढंग से स्वीकार करेंगे। इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण औद्योगिक व्यवस्था एवं अधिक व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए इसको क्या करना चाहिए? व्यापक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है नैतिक आधार, मोरल बेसिस। समाज में नैतिकता की स्थिति सर्वोच्च रूप में होनी चाहिए, सर्वोच्च रूप में होने पर समाज का कल्याण होता है। कह रहा है नैतिकता का स्थिति सर्वोच्च रूप में होने पर समाज का कल्याण होता है। इसी आधार पर समाज को उन्नयन होता है। जैसे प्राचीन काल में समाज में नैतिकता थी, समाज में भ्रष्टाचार कम था। पहले क्या था? नैतिकता ज़्यादा था, जिसके कारण क्या था? भ्रष्टाचार कम था। आज समाज में नैतिकता का अभाव, भ्रष्टाचार अधिक, यानी आज समाज में नैतिकता का अभाव होते जा रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए आज प्राथमिक शिक्षा से ही बालक को नैतिक शिक्षा दी जाती है। इसलिए आज धीरे धीरे क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा से ही नैतिक शिक्षा को जोड़ दिया जाता है, जिससे बालक के कोमल मन में नैतिकता दायित्व का समावेश संभव हो। जिससे बालक का क्या होगा? नैतिक कर्तव्य कोमल मन में, यानी जब बच्चा रहेगा उसी समय नैतिक दायित्व का धीरे धीरे समावेश होने लगेगा। मानवीय आधार यानी ह्यूमन बीइंग बेसिस, ज्ञान का वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानवीय आवश्यकता एवं विकास होना चाहिए। प्रायः इस आधार पर ही ज्ञान को वर्गीकृत रूप में प्रदान किया जाता है। कह रहा है ज्ञान का वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानवीय आवश्यकता एवं विकास होना चाहिए। प्रायः इस आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत रूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें मानव अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप, मानव अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप ज्ञान की प्राप्ति कर सके। जैसे विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों द्वारा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके साथ साथ मानवीय गुण का भी विकास माना जाता है। विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे का विकास से संबंधित गुणों को ज्ञान वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना जाता है। इस प्रकार वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानव को माना जाता है कि मानव कैसे कैसे ज्ञान को वर्गीकरण करता है। आध्यात्मिक आधार यानी स्पिरिचुअल बेसिस, किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास उस स्थिति में होता है जब उसका आध्यात्मिक विकास संभव हो। कैसा हो? आध्यात्मिक विकास संभव हो। इसलिए ज्ञान के वर्गीकरण में आध्यात्मिक विषय की श्रृंखला एवं साहित्य को पृथक स्थान देता है। कर साहित्य को पृथक, यानी कि आध्यात्मिक विषय की श्रृंखला एक ऐसा है एवं साहित्य को पृथक स्थान देता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को योग्य शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करना छात्रों को आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित माना जाता है। कह रहा है नैतिक शिक्षा प्रदान करना छात्रों की आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होने के पश्चात, कह रहा है आध्यात्मिक ज्ञान के
प्राप्त होने के पश्चात मानव पशु से मानव बनता है, यानी मानव पशु की तरह कुछ पहले कर लेता था, अब धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने से मानव बनता है। अतः ज्ञान का वर्गीकरण का आधार आध्यात्मिक व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वभौमिक आधार, यूनिवर्सल बेसिस। देखिए, ज्ञान का वर्गीकरण का सार्वभौमिक आधार की प्रक्रिया का आशय ज्ञान में उन सभी तथ्यों एवं मान्यताओं को समाहित करने से है जो कि संपूर्ण विश्व में समानता से स्वीकार की जाती है। क्या किया जाता है? समानता स्वीकार किया जाता है। जैसे विश्व शांति के लिए ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ज्ञान, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ज्ञान आदि, इस सभी वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण सार्वभौमिक किया जाता है। यानी क्या क्या चीज़ आधार माना जाता है? जैसे विश्व शांति के लिए ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ज्ञान, इस सभी तथ्यों वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण सार्वभौमिक है। इसी सब आधार पर ज्ञान को सार्वभौमिक किया जाता है। सांस्कृतिक आधार, कल्चरल बेसिस। सांस्कृतिक आधार का ज्ञान का तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति से संबंध रखते हैं। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय संस्कृति, विद्यालय जलवायु, वैश्विक परंपराएं, वैश्विक व्यापार यानी विश्व स्तर पर व्यापार, विद्यालय में जलवायु कैसा है, विद्यालय की जलवायु, वैश्विक परंपराएं, वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श एवं वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय सम्मेलन आदि, इन सभी तथ्यों का ज्ञान वर्गीकरण प्रभावी एवं उपयोगी रूप से संभव है। धार्मिक आधार, रिलीजियस बेसिस क्या है? ज्ञान का वर्गीकरण, देखिए ज्ञान का वर्गीकरण जो है का आधार धर्म ही होना चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षा धर्म की सहगामिनी थी। इस काल में व्यक्ति का ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ था। आज धर्मनिरपेक्षता का स्थिति में भ्रष्टाचार एवं कर्तव्य विमुखता की स्थिति व्यापक है। कह रहा है आज का क्या है? धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में भ्रष्टाचार एवं कर्तव्य विमुखता का स्थिति व्यापक है। अतः धर्म ज्ञान का मूल तत्व, धर्म क्या चीज़ का है? ज्ञान का मूल तत्व है। ज्ञान के वर्गीकरण में सदैव ज्ञान के मूल तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहा है? ज्ञान के वर्गीकरण में सदैव ज्ञान के मूल तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नर सेवा, नारायण सेवा, अहिंसा, सहिष्णुता, दरिद्र नारायण का रूप, सभी मनुष्य आदि शक्ति का संतान है तथा मनुष्य को मनुष्य के लिए जीवन समर्पित है। इस आधार पर वर्गीकरण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराइयों के पूर्ण समापन की व्यवस्था होनी चाहिए तथा स्वास्थ्य परंपराओं एवं वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। क्या कह रहा है कि ज्ञान का वर्गीकरण में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां के पूर्ण समापन की व्यवस्था होनी चाहिए, सबको खत्म कर देना चाहिए तथा स्वास्थ्य परंपराओं एवं वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य के परंपराओं एवं वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों के समक्ष सूर्य एवं चंद्रमा का समावेश दिखता है। यही इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।